तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रैबिट गर्ल को यूनिकॉर्न बीस्ट ने अपना मास्टर मान लिया होता है, मगर निंग चुआन और होंग रैबिट गर्ल के खिलाफ हो जाते हैं और उससे वो दोनों ही उस यूनिकॉर्न बीस्ट को छीनना चाहते हैं। मगर शी हाउ ऐसा होने नहीं देता है। वो रैबिट गर्ल के सामने दीवार बन के खड़ा हो जाता है और उन दोनों से ही फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे शी हाउ ने बड़ी आसानी से होंग को हरा दिया था, वहीं पे शी हाउ अब निंग चुआन से फाइट कर रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे थर्ड एल्डर आते हैं, इन दोनों की फाइट को रोकते हैं और इन दोनों को ही नो मैन लैंड की लास्ट एंशियंट सिटी में लेकर के टेलीपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि लिए थर्ड एल्डर नहीं चाह रहे होते हैं कि उनके ही डिसेबल आपस में फाइट करके एक दूसरे की जान ले। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, इस वीडियो का लाइक एम 5000 है तो प्लीज़ इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिएगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप किस सिटी से इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नो मैन लैंड की लास्ट एंशियंट सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पे थर्ड एल्डर ने अपने सारे ही जूनियर्स को वहां पे लेकर के टेलीपोर्ट होके आ चुके थे। वहीं पे रैबिट गर्ल निंग चुआन को बहुत बुरी तरीके से चिढ़ा रही होती है, क्योंकि थर्ड एल्डर और शी हाउ की वजह से निंग चुआन ने रैबिट गर्ल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया था, क्योंकि वो रैबिट गर्ल से किसी भी कीमत पे उस यूनिकॉर्न बीस्ट को हासिल करना चाह रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे थर्ड एल्डर सभी लोगों से कहते हैं कि जैसा कि इस बाइक के लिए यूनिकॉर्न बीस्ट ने अपना मास्टर सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे इसके मास्टर को यानी कि इसके विनर को सीधा ही लेकर के तियांगशेन एकेडमी में जा रहा हूँ। मगर यहाँ पे शी हाउ और निंग चुआन, मैं तुम दोनों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों की आपसी जो भी फाइट है, जो भी दिक्कतें हैं, उसे तुम तब तक भूल जाओ जब तक तुम तियांगशेन एकेडमी के अंदर हो। ये कहने के साथ वो वहाँ पे तुरंत रैबिट गर्ल को लेकर के टेलीपोर्ट होकर के वहाँ से सीधा तियांगशेन एकेडमी की ओर निकल जाते हैं। ये देख करके बेचारा मोटू हुआंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो गुस्से में आके कहता है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की, मगर फिर भी यहाँ पे हमारे हाथ में वो यूनिकॉर्न बीस्ट नहीं लगा। मगर इस रैबिट गर्ल को तो देखो, जिसके पास किरिंग सील भी नहीं है, मगर फिर भी उसे वो यूनिकॉर्न बीस्ट आखिर कैसे मिल सकता है। और साथ में उसे तो सीधा तियांगशेन एकेडमी में ले जा चुके हैं और हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के अपने सीनियर का वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी से आए और हमें इंपीरियर पास में लेकर के जाएं। हद होती है, आखिर हमसे ये लोग कितना ज़्यादा टेस्ट लेंगे। मगर तभी हम निंग चुआन को देखते हैं, जो कि शी हाउ की पूरी टीम को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि शी हाउ, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, मगर आगे मैं तुम्हें देख लूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एंशियंट सिटी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस जियाओ बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रही होती हैं और उनके सामने शी हाउ और उसकी पूरी टीम होती है। मगर तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और उन्हें काफ़ी फैमिलियर सी फीलिंग आती है। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं, मिस किंग होती हैं, जो कि मिस जियाओ की ही एक क्लोन बॉडी थी। ये देख करके शी हाउ बेचारा वो खुद ही चौंक जाता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है, वो भी मिस जियाओ के सामने, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है। जहाँ पे मिस जियाओ कहती हैं अपने मन में, आखिर ये भी यहाँ पे पीछे पीछे हम लोगों के आ गई इंपीरियर पास को कंप्लीट करने के लिए, और फिर ये हम लोगों के साथ तियांगशेन एकेडमी में भी जाएगी। मगर तभी शी हाउ आगे बढ़ता है और तुरंत ही क्वीन के पास जाकर के कहता है कि फाइनली मैं तुम्हें कितने सालों के बाद देख रहा हूँ। तभी वहाँ पे क्वीन कहती हैं कि मैं भी तुम्हें काफ़ी सालों के बाद शी हाउ देख रही हूँ। तभी शी हाउ कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी वो वहाँ पे हाँ में जवाब देती हैं। यहाँ पे शी हाउ धीरे से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम जानती हो ना कि यहाँ पे जियाओ चैन भी है। मगर तभी क्वीन कहती है कि मैं बीते हुए वक्त की सारी चीज़ों को भूल चुकी हूँ और मैं प्रेजेंट और फ्यूचर में जी रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि जियाओ को मुझसे कोई भी प्रॉब्लम होगी। मगर तभी शी हाउ कहता है हंसते हुए, क्वीन आपने पास्ट में मुझसे भी एक वादा किया था, क्या आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने के चक्कर में वो पास्ट में किया हुआ वादा भूल तो नहीं गई हैं। तभी मिस क्वीन कहती हैं आखिर क्या। तभी शी हाउ कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि मैं जैसे ही निंग चुआन को हरा दूंगा,
आप मुझसे मिलेंगी और मुझसे शादी करेंगी, मगर देखिए ना, आप तो बेवजह गायब हो गई। ये सारी बात यहाँ पे शी हाओ मिस जियाओ को सुना रहा होता है, जहाँ पे मिस जियाओ शी हाओ की बात को सुन करके भड़क रही होती है, क्योंकि जैसा कि मिस क्वीन मिस जियाओ की ही क्लोन होती हैं, इसलिए मिस जियाओ के अंदर भी थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा फीलिंग शी हाओ को लेकर के होती है। तभी वहाँ पे शी हाओ थोड़ी सी और नौटंकी करते लगता है और सीधा ही मिस क्वीन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि सच में ये नरम हाथ मैं काफ़ी सालों के बाद पकड़ रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने आसमान में तैर रहे बादल को पकड़ लिया है, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। बेचारी क्वीन यहाँ पे शर्मा रही होती है और शी हाओ यहाँ पे लगातार उससे फ्लर्ट कर रहा होता है। ये देख करके मिस जियाओ भड़क जाती हैं, जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रही थी। वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही मिस क्वीन और शी हाओ के बगल में आके खड़ी होकर के कहती हैं कि अगर तुम लोगों की लव स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि हम लोग यहाँ पे एक मिशन में निकले हैं और हाल ही में ही तुमने फिर से निंग चुआन से फाइट की है और अभी तक तुम लोगों की फाइट का फैसला नहीं हुआ है शी हाओ, इसलिए यहाँ पे डिंगे हाँकना बंद कर दो। फिलहाल के लिए तुम दोनों ही यहाँ पे सीरियस हो जाओ, क्योंकि हमें यहाँ से सीधा ही थर्ड एल्डर लेकर के जाने वाले हैं इंपीरियर पास के अंदर, जो कि बॉर्डरलैंड का सबसे लास्ट एरिया है। तो प्लीज़ थोड़ी सी तो शर्म अपने अंदर लेकर के आ जाओ। मगर तभी शी हाओ वहाँ पे मिस क्वीन से कहता है कि आप मेरी तरफ देखें। तभी मिस क्वीन शी हाओ की तरफ देखती हैं। तभी शी हाओ मिस जियाओ से कहता है कि मिस जियाओ, आपको पता है क्वीन और मैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यहाँ पे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। भले ही हम लोगों के सामने निंग चुआन ही क्यों ना आ जाए, हम उससे भी निपट लेंगे। मगर आप मुझे एक बात बता दीजिए, जैसा कि मैं और मिस क्वीन एक दूसरे को पसंद करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी मुझे पसंद करती हैं, क्योंकि आप और मिस क्वीन दोनों ही तो सिमिलर बॉडी हैं। ये सुन करके यहाँ पे मिस जियाओ भड़क जाती हैं और शी हाओ से कहती हैं कि तुम्हें पता है, मगर वो यहाँ पे कुछ कहे बिना शी हाओ से कहती हैं भाड़ में जाओ। ये कहने के साथ वो उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती हैं। तभी मिस क्वीन वहाँ पे शी हाओ से कहती हैं कि शी हाओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे मिस जियाओ से बचा लिया, वरना वो मुझे आज पक्का चबा जाती। ये सुनकर के शी हाओ कहता है कि मैं यहाँ पे किसी भी कीमत पे अपनी दोस्त को मिस जियाओ से बुली होता हुआ तो बिल्कुल भी देख नहीं सकता हूँ, इसलिए आप मुझसे ज़्यादा दूर मत जाना, जितना हो सके मेरे करीब रहना। अगर तभी वहाँ पे शी हाओ का थर्ड ब्रदर दौड़ते हुए आता और कहता है कि फर्स्ट ब्रदर। ये कहने के साथ वो तुरंत ही शी हाओ के करीब आके खड़ा हो जाता है। वहीं पे शी हाओ का सेकंड ब्रदर भी होता है, जहाँ पे शी हाओ उन दोनों को ही देख करके कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। मगर तभी शी हाओ का थर्ड ब्रदर कहता है कि ब्रदर, हम लोग भी यहाँ पे अपनी एबिलिटी को प्रूव करना चाह रहे थे, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे सीधा ही आ गए हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपने बड़े भाई के सामने हूँ। मगर तभी इन तीनों ही भाइयों की बातें सुनकर के आसपास के लोग कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि शी हाओ का जो सेकंड ब्रदर है उसने तो शी हाओ को मारने की कोशिश बचपन में की थी, और रही बात शी हाओ के थर्ड ब्रदर की, शी हाओ तो इसके साथ भी ज़्यादा वक्त नहीं बिताया है। आखिर इस टू आउटसाइडर कल्टीवेटर्स का हम भरोसा कैसे कर सकते हैं, जो कि अपने भाई के ही सगे नहीं हैं। ये बात शी हाओ सुन रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा भड़क भी रहा होता है। मगर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो लोग तो यहाँ पे चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तभी शी हाओ गुस्से में आकर के अपनी मुट्ठी को बंद करके अपने और प्रेशर को रिलीज करते हुए गुस्से में कहता है कि अगर किसी को भी यहाँ पे उन तीनों ही भाइयों के बारे में जानना है तो मुझसे वो आकर के डायरेक्टली बता सकता है। मैं इंपीरियर पास और तियानशेन एकेडमी के अंदर जाने से पहले उसकी सारी ही गलतफहमी दूर कर दूंगा। ये कहने के साथ शी हाओ अपने और प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ये सुनकर के सारे लोग वहाँ पे कांपने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है थर्ड एल्डर की, जो कि आते के साथ सारे लोगों से कहते हैं कि फाइनली अब आप सभी लोगों का इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आप लोग यहाँ से डायरेक्टली जाने वाले हैं इंपीरियर पास के अंदर, जहाँ पे आपको एंशियंट रिकॉर्ड के हिसाब से कई सारे एंशियंट टाइम के ट्रेजर्स मिल सकते हैं। ये कहने के साथ वो उन सभी लोगों को लेकर के एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर ला करके खड़ा कर देते हैं। और तभी थर्ड एल्डर अपने पास से 3 बोन स्लिप को बाहर निकालते हैं और उन तीनों ही बोन स्लिप को उठा करके अपने सामने बने हुए एक जाइंट से गेट के अंदर उसे डाल देते हैं और अपने हैंड साइन से कई सारे स्क्रिप्चर को
कास्ट करते हैं और उन सारे ही स्क्रिप्चर को भी उस टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर ट्रांसफ़र करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो जो गेट होता है, जो कि पहले एक नॉर्मल गेट नज़र आ रहा था, वो पूरी तरीके से ब्लिंक करने लगता है और वो कई सारे स्क्रिप्चर जिसे यहाँ पे थर्ड एल्डर कास्ट कर रहे थे वो इधर उधर सारे ही कल्टीवेटर के सर से गुजर के आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे दो जाइंट से गार्ड एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि अपने हैमर को सीधा ही नीचे बने हुए स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर दे मारते हैं, जिसके अंदर से एक ह्यूज अमाउंट में गोल्डन ऑरा बाहर निकलता है, जो कि जाकर के सारे ही कल्टीवेटर को अपने राउंड सर्कल में कैप्चर कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो सारे ही कल्टीवेटर के चारों ही तरफ एक एरे बन चुका था, जो कि टेलीपोर्टेशन एरे था। वो उन सभी लोगों को टेलीपोर्ट करके धीरे धीरे करके इंपीरियर पास के अंदर लेकर के जा रहा होता है उस टेलीपोर्टेशन गेट के थ्रू। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ और उसकी पूरी टीम, जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, वो सब के सब टेलीपोर्ट होकर के सीधा इंपीरियर पास के अंदर आ चुके थे। ये बॉर्डरलैंड का सबसे ज़्यादा खतरनाक एरिया था, जिसे देख के शी हाउ काफ़ी ज़्यादा दंग हो रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे थर्ड एल्डर सारे ही कल्टीवेटर्स को बताते हैं कि तुम सबका स्वागत है नो मैन लैंड के लास्ट बॉर्डर पे। और मैं तुम सबको बता दूं कि इस सिटी के वॉल के किनारे एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर को तुम्हें किसी भी कीमत पे क्रॉस नहीं करना है। मगर उसी सिटी के वॉल पे कई सारे स्टोन टैबलेट हैं और उसके अंदर एंशियंट बुक के हिसाब से कई सारी सीक्रेट मेथड्स और कल्टीवेशन की टेक्निक्स भी लिखी हुई हैं। तो जो भी जिसकी किस्मत में होगा वो उसे मिल जाएगा। मगर एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना कि कोई भी स्ट्रेंज क्रैक या टेलीपोर्टेशन एरिया के अंदर तुम लोग गलती से भी मत चले जाना। अगर ऐसा करते हो तो तुम लोग इस बॉर्डरलैंड के दूसरी साइड में पहुंच जाओगे, जो कि हमारे एनिमी की टेरिटरी है। तो उस समय अगर वहाँ पे तुम गए तो तुम लोगों का बचना नामुमकिन है। तभी शी हाउ अपनी टीम के साथ धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ने लगता है और वो पास्ट की बातों को याद करते हुए कहता है कि जब मैं पास्ट में उस अननोन लेडी से मिला था तो उसने भी मुझे एंशियंट बुक के हिसाब से इंपीरियर पास और नो मैन लैंड के बारे में बहुत कुछ बताया था, जहाँ पे उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ पे आना होगा और जब तुम वहाँ पे आओगे तो तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो जाएगी। मगर तभी शी हाउ कहता है कि वहाँ पे आसपास की चीज़ों को देख करके सिर्फ एक ही चीज़ महसूस होती है कि कोई भी एंशियंट इमॉर्टल वर्ल्ड का कल्टीवेटर यहाँ पे जिंदा नहीं बचा है, सब के सब मारे जा चुके हैं। मगर तभी एक छोटी सी स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा ही आकर के शी हाउ के फोरहेड के अंदर घुस जाती है। इस बात के बारे में थर्ड एल्डर को भी एहसास हो जाता है कि कोई कल्टीवेटर है जो कि यहाँ से टेलीपोर्ट होकर के एक अलग से ही डायमेंशन में जा चुका है। ये जानने के साथ वो तुरंत ही शी हाउ को ढूंढने लगते हैं। अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को चारों ही तरफ इंपीरियर पास के आसपास फैला चुके थे, मगर यहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता है। वहीं पे शी हाउ लगातार एक डोमेन के अंदर गिरता जा रहा होता है, मगर सडन शी हाउ खड़ा हो जाता है और वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। मगर तभी शी हाउ के सामने एक खून से भरा हुआ फर्नेस उसे नजर आता है, जिसे देख करके शी हाउ काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या ये सच में मेरे सामने है या फिर एक बार फिर मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि इसे मैंने पास्ट में देखा है। तभी उसके अंदर एक इंसान भी उस पॉट के अंदर बैठा होता है, जैसा कि उसे यहाँ पे शी हाउ का ही इंतज़ार था। तभी शी हाउ कहता है कि सीनियर, मैंने यहाँ पे गॉडेस लियो से सुना था कि आप फ्यूचर से आए हुए हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई बैठा है। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर कोई और एरा से बिलोंग करते हैं, मगर आखिर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं और आप मुझसे चाहते क्या हैं? ये कहते हुए शी हाउ उड़ते हुए उस खून से भरे हुए क्वाड्रम के करीब चला जाता है और उसे ऑब्जर्व करने लगता है। तभी उस क्वाड्रम के अंदर बैठा हुआ शख्स कहता है कि फाइनली तुम आ चुके हो। तुम्हारे अंदर बहुत से सवालात होंगे, मगर मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे फ्यूचर को दिखाऊं या फिर तुम्हारे पास्ट को या फिर तुम्हारे प्रेजेंट को। ये कहने के साथ वो वहाँ पे एक थंडर ट्राइबल्यूशन को समन कर लेता है, जिसे देख करके शी हाउ कहता है कि ये तो पर्पल सुप्रीम डिवाइन थंडर है, आखिर ये यहाँ पे कैसे ट्रिगर हो गई है। शी हाउ आसमान में देख ही रहा होता है, मगर तभी एक पर्पल सुप्रीम डिवाइन थंडर सीधा ही शी हाउ के फोरहेड पे आकर के हिट करती है और तभी उस क्वाड्रम के अंदर बैठा हुआ शख्स शी हाउ से कहता
है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे फ्यूचर को तुम्हें दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे शी हाउ अपने फ्यूचर को देख रहा होता है और फ्यूचर में उसे नजर आ रहा होता है कि एक जायंट सा पाम अटैक पूरे के पूरे प्लानट यानी कि अर्थ को तबाह कर रहा है। जितने भी लिविंग बींग्स थे वो सब मारे जा रहे हैं। तभी शी हाउ धीरे धीरे करके उस क्वाड्रम को टच करने लगता है और शी हाउ उसी तरीके से अपने फ्यूचर में टेलीपोर्ट होते जा रहा होता है, जहाँ पे शी हाउ को सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी ही नजर आ रही होती है। तभी शी हाउ अपने दोस्तों को भी देखता है जहाँ पे वो सब मारे जा चुके थे, मगर तभी शी हाउ को सबसे बड़ा झटका लगता है कि उसके दोनों भाई और वो खुद भी इस एरा में लास्ट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो भी यहाँ पे मारा जाएगा। वहीं पे शी हाउ गुस्से में आकर के कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये मेरा फ्यूचर कभी भी नहीं हो सकता है। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए कहता है कि क्या मैं रीइंकार्नेशन साइकिल को रिवर्स नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं अपने फ्यूचर को बदल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंगर से वादा किया है कि मैं उससे मिलूंगा और मैं उससे बिना मिले हुए मर नहीं सकता हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी कीमत पे मर नहीं सकता हूँ। मैं अपने फ्यूचर को बदलूंगा, भले ही मुझे अपने एनिमीज को मारना हो या फिर एंशियंट मॉडर्न टाइम्स को भी बदलना क्यों ना पड़ जाए। मैं पूरी की पूरी रीइंकार्नेशन डस्ट को ही हिला करके रख दूंगा। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और शी हाउ यहाँ पे पूरी ही तरीके से बौखला चुका था, मगर सडन शी हाउ की आंखों के सामने सारी चीज़ें बदल जाती हैं और ब्लैक एंड वाइट में हो जाती हैं। और ठीक शी हाउ के सामने वही क्वाड्रम के अंदर बैठा हुआ कल्टीवेटर खड़ा होता है, जिसे देख करके शी हाउ धीरे धीरे करके उसके ओर कदम बढ़ाने लगता है। वहीं पे वो बंदा अपने हाथ को शी हाउ की तरफ करता है और शी हाउ भी धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि आखिर आप सीनियर कौन हैं। तभी वो बंदा कहता है कि शी हाउ, अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने पास्ट को देखो। और तभी हम उस अननोन से कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि अब तक उस क्वाड्रम के अंदर बैठा था। ये और कोई नहीं, शायद शी हाउ का ही फ्यूचर से आया हुआ खुद ही शी हाउ था, जो कि खुद ही अपने पास्ट में आ करके अपनी सारी बीती हुई गलतियों को शायद यहाँ पे वो सुधारना चाह रहा होता है। वहीं पे वो शी हाउ को कहता है कि मेरे हाथ को थामो और मेरे क्वाड्रम को फॉलो करो। मेरा ब्लडी क्वाड्रम तुम्हें पास्ट में लेकर के जाएगा। आखिर एंशिएंट इमॉर्टल एरा में क्या हुआ था। कहने के साथ आसमान में एक स्पेस क्रैक एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर जो वो ब्लडी क्वाड्रम होता है वो जाने लगता है, जिसे देख करके शी हाउ कहता है कि मुझे पास्ट के एरा में जा करके देखना है कि आखिर कैसे एंशिएंट टाइम में ये सारी घटनाएं घटी हैं और किसने आखिर एंशिएंट इमॉर्टल को ख़त्म किया है। ये कहने के साथ शी हाउ उड़ते हुए उस ब्लडी क्वाड्रम को फॉलो करने लगता है और सीधा ही उस स्पेस क्रैक के अंदर चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि शी हाउ के ट्रेसेस को उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं इस इंपीरियर पास के अंदर। मगर अफसोस की बात यह होती है कि वो यहाँ पे कितनी भी कोशिश कर लें, वो यहाँ पे शी हाउ के ड्रेसेस को ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे जिस चीज़ पे अटैक कर रहे होते हैं वो एक इंटरनल फायर होती है जिसके अंदर शी हाउ जा चुका था। तभी हम देखते हैं कि आसपास का एटमॉस्फेयर बदलने लगता है, जिसे सेंस करके थर्ड एल्डर कहते हैं कि अब यहाँ पे रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम सब लोग जल्द से जल्द ध्यानशन एकेडमी के अंदर चलो और वहाँ पे चल के हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम कैसे शी हाउ को वापस लाएंगे। ये कहने के साथ वो एक टेलीपोर्टेशन एरे को समन करते हैं और अपने सारे ही डिसेबल्स को लेकर के सीधा ही वहाँ से टेलीपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ध्यानशन एकेडमी के अंदर, क्योंकि वो यहाँ पे किसी भी तरीके का और रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।